ओके सो लास्ट क्लास जो जो रूल्स बनाए थे वो सारे इजी थे, तो अगर आपको कोई डाउट भी होगा तो मैं जब फाइल भेज दूंगी तब पढ़ लेना, ठीक है। 8 और 9 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं है क्योंकि रूल जो है इसको लिखा गया बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, इसीलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। सी, यहाँ पर लिखा गया है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, रूल नंबर 9, आपका जो वर्ब कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, अगर आपका जो प्रोनाउन है वो सेंटेंस में लगा हुआ है एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सेंटेंस में? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अगर कोई ऐसा सेंटेंस है, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनको सिर्फ अगर हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या फिर सिर्फ सब्जेक्ट मेन वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जो कहना चाह रहे हो आप वो सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के थ्रू या फिर हेल्पिंग वर्ब के थ्रू आप कंप्लीट कर लेते हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ और ऐड ऑन करना पड़े सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, अगर हम वो नहीं लगाएं तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो उस केस में जो चीज हम लगाते हैं, चाहे एक वर्ड लगाएं चाहे फ्रेज लगाएं, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। फ्रेजेस मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, ठीक है, उसमें प्रेपोजिशन हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, कॉमन नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है। सब्जेक्ट नहीं रहेगा, बस फ्रेज में कभी भी याद रखना सब्जेक्ट नहीं रहेगा। कोई भी फ्रेज हो उसमें कभी भी क्लॉज में सब्जेक्ट रहता है, फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं रहता है। और दोनों का मतलब होता है जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो रहते हैं वो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं या वो अधूरा मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम फ्रेज कहते हैं या फिर क्लॉज कहते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज इज क्लॉज कंटेन अ सब्जेक्ट, चाहे वो प्रोनाउन के थ्रू रहे, चाहे वो कोई कॉमन नाउन के थ्रू रहे, चाहे वो कोई प्रॉपर नाउन के थ्रू रहे। क्लॉज में हमेशा सब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस का। जो अधूरा सेंटेंस भी है उसका सब्जेक्ट अगर है उस सेंटेंस में, अधूरे सेंटेंस में, तो उसे हम क्लॉज कहेंगे। अगर अधूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो उसे हम फ्रेज कहेंगे। फ्रेजेस और क्लॉजेस या फिर सिंगल वर्ड्स कभी कभी यूज होते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। हम सेंटेंस आधा अधूरा मीनिंग अगर कन्वे कर रहा है तो उसको पूरा करने के लिए जो लगाते हैं उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट हमारे बेस्ड ऑन उसके बारे में वो बता रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। अगर हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस का अधूरा जो सेंटेंस था उसका, उसके बारे में कुछ बता रहा है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अगर आपके ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में बता रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और अगर आप वर्ब के साथ लगा रहे हो या वर्ब के बारे में लगा रहे हो, वर्ब के लिए लगा रहे हो, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब की जरूरत है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट यानी कि कुछ वर्ड्स या एक वर्ड को जोड़कर हम यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट करेंगे जो कि आपके वर्ब के बारे में या वर्ब के लिए लगाए गए हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि टू बी वाले जो वर्ब हैं उन्हीं के लिए हम ये सेंटेंस लिख रहे हैं। टू बी यानी कि टू प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू बी यानी कि टू के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। नाउ अगर ऐसा केस रहता है सेंटेंस में तो आपका जो प्रोनाउन रहेगा उस सेंटेंस में वो आपका नॉमिनेटिव केस में रहेगा। नॉमिनेटिव केस कहते हैं सब्जेक्टिव केस को, यानी कि अगर आपका सेंटेंस जो है उसका प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेगा, एज अ सब्जेक्ट लगेगा, तो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे। ये समझाने में बहुत बड़ा लग रहा है, समझने में थोड़ा उलझन लग रही है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है इट इज मी हु हैव टू गो, इनकरेक्ट है यानी कि गलत है। इट इज आई हु हैव टू गो, ये सही है।
तो इसमें क्या अंतर है ये हम देखते हैं। हु हैव टू गो, जो अगर हम दोनों को अलग अलग करें, ठीक है, इट इज आई, ठीक है, और दूसरा पार्ट हो गया आपका हु हैव टू गो, ठीक है, जिसे जाना है वो मैं हूँ। ये आपका हिंदी ट्रांसलेशन है इस वर्ड, इस सेंटेंस का, ठीक है। तो अगर हम इसको अलग अलग करते हैं, हु हैड टू गो, आपका इसका हटा देते हैं, इट इज आई हटा देते हैं, इस पार्ट को अगर हम कंसिडर करते हैं, पिंक पार्ट को, तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि किसे जाना है, राइट। सेंटेंस के आगे अगर हमने इट इज आई लगा दिया, इसका मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट कर दिया, यानी कि क्वेश्चन के साथ ही हमने आंसर लगा दिया कि वो मैं हूं जिसे जाना है, ठीक है। तो जाने का काम हो रहा है, टू गो वाला वर्ब है आपका, उसके लिए यहाँ पर इट इज आई लगा है, ठीक है, कि किसे जाना है ये बताया जा रहा है, तो इट इज आई, ठीक है। तो यहाँ पर आई लगेगा, यानी कि सब्जेक्टिव केस लगेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं हु इज टू ब्लेम को अलग कर दूं, तो वो क्वेश्चन बन जा रहा है, ठीक है, आंसर नहीं है उसमें, बताया नहीं जा रहा है कि किसे ब्लेम करना है। तो यहाँ पर इट इज ही हु हैज टू ब्लेम लगाने का मतलब है कि मैंने सेंटेंस पूरा कर दिया, सेंटेंस का मतलब बता दिया, वहां पर मैंने किसे ब्लेम करना है, ही को ब्लेम करना है, ब्लेम करने का काम हो रहा है, तो किसे ब्लेम किया जा रहा है, ही को ब्लेम किया जा रहा है। तो उसके लिए ही जो है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेगा, यानी कि ही रहेगा, आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, इट रहेगा, शी रहेगा, दे रहेगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई पर्सनल प्रोनाउंस नहीं लगेंगे, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? यस मैम। किसी को भी कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट आस्क मी, ठीक में है। आप who has to blame ना होगा, ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा ना? नहीं नहीं, हु इज टू ब्लेम मतलब किसे ब्लेम किया जाए, हु हैज टू ब्लेम मतलब कौन ब्लेम कर रहा है। किसे ब्लेम करना है, who has to blame में हो जाए। नहीं नहीं, हु हैज टू ब्लेम मतलब जिसे ब्लेम करना है, यस ठीक है, मैम। कर रहा है ब्लेम। अगर मैं ब्लेम कर रही हूँ तो ये मेरे लिए लगेगा इट इज आई हु हैज टू ब्लेम, मतलब मुझे ब्लेम करना ही पड़ेगा इसे, ठीक है। इट इज आई हु इज टू ब्लेम मतलब मुझ पे ब्लेम आ रहा है, ये ब्लेम जो है ये मुझे उठाना है, ये डिफरेंस हो जाता है। मैम थोड़ा कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब और कम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट का थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझाइएगा। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाऊं, देखिए एक स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख रही हूँ, लेट मी गिव अ स्पेस हियर, यस। यहाँ पर एक स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं कि शी लुक्स, ठीक है, यहाँ पर देखो अगर मुझे ये कहना है कि वो देख रही है या वो देखती है, तो मैं सी लगाऊंगी, ठीक है, क्या लगाऊंगी, सी लगाऊंगी। शी सीज का मतलब होता है कि वो देखती है, ठीक है। शी लुक्स का मतलब वो दिखती है, तो कैसी दिखती है ये बताना पड़ेगा, तभी तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। वो शी मतलब वो देख रही है या देखती है, मतलब वो अंधी नहीं है, एक तरह से आप कहना चाह रहे हो। शी लुक्स मतलब वो दिखती कैसी है ये बताना है, तो ये जो वर्ब हो गया ये आपका यहाँ पर कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। तो शी लुक्स ब्यूटीफुल अगर मैं लगा दूं तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि वो खूबसूरत दिखती है, ठीक है। तो ये मीनिंग कन्वे कर रहा है। यहाँ पर ब्यूटीफुल जो वर्ड है ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट है, क्योंकि शी जो है उसके लिए ये फीचर लगाया गया, ठीक है। ये ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव आप किसके लिए लगाते हैं, ह्यूमंस के लिए लगाते हैं या सब्जेक्ट के लिए लगाते हैं। तो सब्जेक्ट या आपका जो सब्जेक्ट है वो शी है, तो उसके लिए आपने ब्यूटीफुल लगाया, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। यानी कि ये सब्जेक्ट जो है, ये जो चीज है ब्यूटीफुल जो चीज है, वो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है और सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है या सब्जेक्ट के लिए लगाया गया है, इसीलिए हम इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। इफ यू वांट आई कैन गिव मोर एग्जांपल कि शी स्टेज, ठीक है। शी स्टेज मतलब वो रहती है, कहाँ रहती है ये बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। शी स्टेज एट होम या फिर शी स्टेज एट होटल,
तो यहाँ पर सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एट होम अगर मैं लगाती हूँ या फिर एट दी होटल मैंने लगाया, दोनों ही सेंटेंस कंसिडर अगर करें तो यहाँ पर एट होम जो है या फिर एट दी होटल है, ये एक वर्ड नहीं है, एक से ज्यादा वर्ड है, तो ये फ्रेजेस है। ठीक है, फ्रेजेस में जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर प्रेपोजिशंस आ सकते हैं, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन है और एक कॉमन नाउन है। होम आपका एक कॉमन नाउन है, किसी का भी घर हो सकता है। एट दी होटल जो है आपका, अगेन एट आपका प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है, होटल आपका कॉमन नाउन है। ठीक है, तो इस तरह के फ्रेजेस होते हैं, वो हमें कंप्लीट करने में मदद करते हैं सेंटेंस को। तो ये अगेन आपका कहाँ रहती है ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका वर्ब के बारे में, स्टेज वर्ब है, तो कहाँ रहती है ये बताया जा रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब है। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके मैम। यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट रूल। अगर रूल में कोई भी किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट रूल 9 नंबर रूल कहता है, whenever any pronoun function as an object of the main verb or preposition, it is in the objective case। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर मेरा जो प्रोनाउन है वो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी कि मेन काम जो किया जा रहा है उसका इफेक्ट पड़ रहा है, ये बताया जा रहा है प्रोनाउन की वजह से। प्रोनाउन से ये बताया जा रहा है, जो भी प्रोनाउन लग रहा है उसके ऊपर इफेक्ट जो पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस का, जिसपे इफेक्ट पड़ रहा है। तो मेन वर्ब का जो काम हो रहा है या जो प्रेपोजिशन है वो बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक मेन वर्ब एंड अ प्रेपोजिशन लगाया गया है। तो प्रेपोजिशन क्यों लगाया गया है, क्योंकि इसे मेन वर्ब के आगे कभी कभार प्रेपोजिशंस भी लगते हैं। ठीक है, जो भी प्रोनाउन फंक्शन है, जो भी मेन आपका वर्ब है, उसके आगे कभी कभी आपका प्रेपोजिशंस भी यूज होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है कि जहां प्रेपोजिशन यूज होगा वहां पर ये केस है, नहीं, कई कभार यूज होते हैं, इसीलिए मेन वर्ब और प्रेपोजिशन लिखा गया है। तो इस केस में आपका जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। अब इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। इट इज फॉर हिम टू कंसिडर। अब यहाँ क्या बोल रहा है सेंटेंस कि कोई एक बात है, कोई एक सिचुएशन है, उसके ऊपर क्या काम करना है या उसके ऊपर क्या भी इफेक्ट, कुछ भी काम करना है, वो क्या करना है ये उसके लिए है, सोचने के लिए। ये सेंटेंस जो है ये कह रहा है कि इट इज फॉर हिम टू कंसिडर। कंसिडर मतलब उसे ध्यान देना है इस बात का, या उससे इस बारे में सोचना है, कंसिडर करना है। तो ये काम जो है ये उसके लिए है कि वो कंसिडर करे, यानी कि मैं कह रही हूँ कि तुम्हें कंसिडर करना है या उसे कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो काम हो रहा है कंसिडर करने का, वो अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हो गया होता तो मैं बोलती नहीं कि इट इज फॉर हिम टू कंसिडर। ये हुआ नहीं है, ये मैं कह रही हूँ कि तुम्हें करना है खुद कंसिडर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो इफेक्ट है वो दिख रहा है किसी और पर, और जो बोल रहा है वो इंक्लूडेड नहीं है सेंटेंस में। ठीक है, आई एम नॉट इंक्लूडेड। अगर मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ तो मैं इंक्लूडेड नहीं हूँ इस सेंटेंस में। तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो भी प्रोनाउन है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए ही लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही मेंशन है आपका जो सेंटेंस है। ठीक है, आस्क हिम टू गो मतलब, देखो अगर डिफरेंस बताना है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये वाले जो सेंटेंसेस हैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो भी मैं बता देती हूँ। ऊपर वाले जो सेंटेंस है आपके, ठीक है, इट इज ही हु इज टू ब्लेम। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कोई किसी को कोई कुछ करने नहीं कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट बताया जा रहा है, जैसे कि इट इज आई हु हैव टू गो, मतलब मुझे जाना है, वो मैं हूँ जिसे जाना है, या वो एक राम शाम जो भी है उसको ब्लेम करना है, या फिर राम शाम जो भी है वो सॉल्व कर लेता है इस चीज को। यहाँ पर जो है कुछ करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट सिंपल बताया जा रहा है कि ऐसा हो जाता, या इसे ये हो करना है, या इसे वो करना है। यहाँ पर आपको करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि एक तरह से इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो केस है, ठीक है,
ये वाला जो केसेस हैं इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, पोलाइट वे में दिए जा रहे हो या कमांड या ऑर्डर के केस में दिए जा रहे हो, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आप उसे कहो कंसिडर करने के लिए। मतलब मान लीजिए कि आपके दो दोस्त में झगड़ा, ठीक है, उनमें से एक जो है वो बोल रहा है कि एक्स और वाई में झगड़ा हो गया, तो एक्स जो है वो बोल रहा है कि वाई को बोलो कि वो माफी मांगे, और वाई जो है वो बोल रहा है कि एक्स को बोलो माफी मांगे। तो ये जो दोनों केस हैं ये क्या कर रहे हैं, एक्स इंस्ट्रक्ट कर रहा है किसी पर्सन को कि वाई को बोलो माफी मांगने के लिए, और वाई जो है वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है किसी पर्सन को कि तुम एक्स को बोलो माफी मांगने। तो इस तरह का जो सिचुएशन होता है वहां पर जिसे बोला जा रहा है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसे एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। इफ यू वांट मोर एग्जांपल, तो आपका आगे का और एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो जैसे कि अगर आपको मान लीजिए आपको मान लीजिए कि एक ड्राइंग बनानी है, ठीक है। जैसे आपका सिबलिंग्स में कभी ऐसा होता होगा, भाई बहनों में कभी ऐसा होता होगा कि स्कूल का कोई प्रोजेक्ट है या कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट है, तो 3 अगर भाई बहन हैं तो उसमें से अगर कोई अच्छा है ड्राइंग में, तो आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप किसी को भी बोलोगे ना घर में कि मुझे ये ड्राइंग बनाने के लिए हेल्प चाहिए, तो वो क्या बोलेगा कि अरे वो अच्छा ड्राइंग बनाता है, उससे बोलो ना, वो बना देगा। ये केस आपका रूल नंबर 9 में हो रहा है, ठीक है, कि आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि आप उससे बोलिए कि वो बनाएगा। आस्क हिम टू ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। तो ये केस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का। अगर अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन। रूल नंबर 9 में किसी को भी कोई डाउट? नो मैम। चलिए, डाउट नहीं है तो लेट्स मूव अहेड विद रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 अगेन यहाँ पर आपका ज्वाइनिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो लेट मी एक्सप्लेन कि क्या क्या चीजें यहाँ पर कही जा रही हैं। फर्स्ट थिंग, 2 सिंगुलर नाउन है सेंटेंस में, आपका 2 सिंगुलर नाउन है, ठीक है। सेकेंड थिंग, एंड है, एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये दोनों सिंगुलर नाउन जो है, ये आपका जो है दोनों सिंगुलर नाउन सेम पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कोई एक पर्सन है उसी के लिए ये सेम दोनों नाउन लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर लगाएंगे। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो ये कि ये दो जो सिंगुलर नाउन लगते हैं ये हमेशा पोजीशन रहते हैं, ठीक है। चाहे वो आपके बेस्ट फ्रेंड की पोजीशन हो, चाहे वो फ्रेंड की पोजीशन हो, चाहे वो मैनेजर की पोजीशन हो, चाहे वो एसोसिएट की पोजीशन हो, चाहे वो चेयरपर्सन हो, चाहे वो ऑफिसर हो, कोई भी एक पोजीशन की रेफर करता है। क्यों रेफर करता है? क्योंकि एक इंसान एक से ज्यादा पोजीशन ले सकता है। मान लीजिए कोई अगर मैनेजर है तो वो मेरा फ्रेंड भी हो सकता है, तो ये दोनों पोजीशन जो है वो एक पर्सन हैंडल कर रहा है। तो ये दोनों पोजीशन के लिए अगर मैं लिखूंगी कोई सेंटेंस, पोजीशन जहां मैं मैनेज कर रही हूँ, मैं पोजीशन मेंशन कर रही हूँ, वहां पर सेम पर्सन को बोला जा रहा है। तो सेम पर्सन के लिए, यानी कि सब्जेक्ट तो आपका एक ही है ना, सब्जेक्ट तो एक ही है, भले पोजीशन उसने 2 ले रखी है, लेकिन उस केस में पर्सन एक ही है, इसीलिए हम सिंगुलर नाउन लगाते हैं। और ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम? द की हेल्प से या कोई भी आर्टिकल की हेल्प से मैं कैसे बता देती हूँ। अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो द अकाउंट्स ऑफिसर एंड ट्रेजर्स शुड बी केयरफुल, ट्रेजर्स ऑफिसर होना चाहिए था, जस्ट गिव मी अ मिनट। Yes, treasurer's officer should be careful in his work of keeping accounts. इसका मतलब क्या हुआ कि अकाउंट का जो ऑफिसर है वही ट्रेजर्स ऑफिसर भी है। ये ट्रेजर्स का मतलब क्या होता है? अकाउंट का मतलब आपको पता होगा, मेरे को पता है किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। ट्रेजर्स का मतलब होता है जो पैसा होता है किसी के अकाउंट में, ठीक है। खजाना मैम, जैसे खजाना, हाँ, मतलब एक तरह से खजाना बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर खजाने की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर वो इंडिकेट कर रहा है जो, जैसे मान लो आप जो टैक्स पे करते हो ना, टैक्सेस जो आप पे करते हैं वो सारे टैक्सेस आपके जो एक तरह से ट्रेजर हैं गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि वो उनका पैसा नहीं है, ना ही वो अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल दे हैव टू
गिव इट बैक टू अस ओनली। कैसे? प्रोडक्शन करके, अच्छी चीजों को बनाकर या अच्छी चीजों को देकर, ठीक है। तो वो ट्रेजर्स कहलाते हैं, यानी कि वो पर्सन अकाउंट भी हैंडल करता है और अकाउंट में कितने पैसे हैं ये भी हैंडल करता है। तो ये एक्स कोई पर्सन है जिसको यहाँ पर सेम पोजीशन दे दी गई है, ये पोजीशन भी इसी की है, ये पोजीशन भी इसी की है। तो यहाँ पर अगर आपका इस केस में आपको करना क्या है, आपको करना इतना ही है कि यहाँ पर हिज वर्क लगेगा, यानी कि कोई एक पर्सन ही रेफर हो रहा है। अब पहचानोगे कैसे कि एक ही पर्सन रेफर हो रहा है? तो अगर यहाँ पर आर्टिकल चाहे द लगा है, चाहे ए लगा है, चाहे एन लगा है, कोई भी आर्टिकल अगर यहाँ पर सिर्फ एक नाम के आगे लगा है, यानी कि एक पोजीशन के आगे लगा है, जैसे यहाँ अकाउंट ऑफिसर के आगे लगा है, ट्रेजर ऑफिसर के आगे नहीं लगा है, ये केस रिप्रेजेंट करता है एक आदमी को, ये केस रिप्रेजेंट करता है एक आदमी को। अगर मैं यहाँ पर द ट्रेजर्स के आगे भी द लगा देती हूँ, द अकाउंट ऑफिसर एंड द ट्रेजर ऑफिसर, इसका मतलब कि वो दोनों अलग अलग इंसान हैं। इसका मतलब हो जाता कि अकाउंट ऑफिसर अलग है, ट्रेजर ऑफिसर अलग है। द क्या रिप्रेजेंट करता है? पर्टिकुलर चीजें। तो इसका मतलब हो गया कि मैं अकाउंट्स ऑफिसर को भी जानती हूँ, ट्रेजर ऑफिसर को भी जानती हूँ। ये केस हो जाता अगर दोनों जगह द लगा रहता, और ये दो इंसान हो जाते हैं, यहाँ पर हम प्लूरल नाउन लगाते हैं, प्लूरल प्रोनाउन लगाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर अ लगा रहता या एन लगा रहता, ठीक है, अकाउंट है तो आपका एक्सेंट जो साउंडिंग वॉवल साउंडिंग वर्ड है उसके आगे एन लगता है, तो यहाँ पर एन अकाउंटेंट आएगा या एन अकाउंट ऑफिसर आएगा। तो अगर ये केस रहेगा तो यहाँ पर एन या फिर लगा रहेगा। एक मिनट समझाने दीजिए, उसके बाद पूछ लीजिएगा। अगर एक जगह ए लगा है तो इसका मतलब भी यही है कि वो दोनों एक ही पर्सन है, यानी कि अगर ए एन अकाउंट्स ऑफिसर एंड ट्रेजर्स ऑफिसर लगा होता तो दोनों एक ही पर्सन है। लेकिन आप इस पर्सन को नहीं जानते हो, यानी कि यहाँ पर जो मैंने एक्स लिखा है, यहाँ पर एक्स पर्सन जो भी है उसे आप नहीं जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर अगेन यहाँ पर एन अकाउंट्स ऑफिसर एंड अ ट्रेजर्स ऑफिसर लिखा होता, यानी कि ये दोनों अलग अलग पर्सन है, अकाउंट्स ऑफिसर अलग है, ट्रेजर ऑफिसर अलग है, और आप दोनों को ही नहीं जानते हो, ठीक है। ना तो आप अकाउंट्स ऑफिसर को जानते हो, ना ही आप ट्रेजर्स ऑफिसर को जानते हो। ये चारों केसेस मैं आर्टिकल जब पढ़ाऊंगी तो मैं फिर से रिपीट करूंगी, क्योंकि ये रूल वहां पर रिपीट होगा ही होगा, ठीक है। दिस इज अ वेरी बेसिक रूल, आई विल बी रिपीटिंग दिस, बट अभी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो। यहाँ पर ऐसा कुछ भी जो नहीं समझ में आया आपको रूल नंबर 10 में? मैम इस टाइप का सेंटेंस जो है वो सिंगुलर वर्ब भी ना लेगा, और जहाँ पे दोनों जगह दा होगा वहाँ प्लूरल वर्ब लेगा ना। वर्ब भी प्लूरल रहेगा और प्रोनाउन भी प्लूरल रहेगा। यस मैम। Okay, so if you have no more doubts, let's move on to the next rule. 11th rule जो है आपका 11th rule कहता है when a personal pronoun, यानी कि यहाँ पर personal pronoun सिर्फ यूज हो रहे हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन मतलब वो जो टेबल दिखाया था उसी में से सारा यूज हो रहा है, उसको हमने कनेक्ट किया है कंजंक्शंस के थ्रू। कंजंक्शंस बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर एंड और कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, यानी कि कोई भी कंजंक्शन के थ्रू हमने पर्सनल प्रोनाउन को कनेक्ट किया है, ठीक है, विद सम अदर वर्ड्स इन द ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि केस जो है वो ऑब्जेक्टिव है। एक्यूजेटिव का मतलब क्या होता है? जिसपे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। एक्यूजेटिव का मतलब होता है जिसपे इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे ऑब्जेक्टिव केस में रहना है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर पर्सनल प्रोनाउंस लगे हुए हैं उस पर्सन के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए जिसपे इफेक्ट पड़ रहा है, तो आप वहां पर ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, these clothes are for you and me. The only thing that you have to note here कि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, यहाँ पर कौन दे रहा है क्लोथ्स ये नहीं पता है, ठीक है। ये जो क्लोथ्स हैं, these clothes are for you and me, मतलब ये जो क्लोथ्स हैं ये तुम्हारे और मेरे लिए हैं। तो यहाँ पर कौन दे रहा है क्लोथ्स वो नहीं पता है, ठीक है।
तो काम कर कौन रहा है ये नहीं पता है हमें, लेकिन जो क्लोथ्स मिले हैं या जो क्लोथ्स रखे हुए हैं ये तुम्हारे मेरे लिए हैं, मतलब हमें इफेक्ट किसके ऊपर पता चल रहा है कि अगर ये कपड़े हैं तो ये किसके लिए हैं, किस पे इफेक्ट पड़ेगा ये हमें पता चल गया। तो इन तरह के सेंटेंसेस को एक्यूजेटिव केस कहते हैं, जहां पर आपका सब्जेक्ट नहीं रहता है, जहां पर सिर्फ ऑब्जेक्ट ही रहता है जिस पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसी के अराउंड हमने सेंटेंस बनाया है। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? यस मैम। हाँ बच्चे बोलो क्या डाउट है? You and me both are object or you are subject and me are object मैम? बोथ आर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर यू जो है वो स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, लेकिन मी जो है वो स्ट्रक्चर चेंज करता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए, तो हम आई नहीं लगाएंगे, मी लगाएंगे। ठीक है, ओके मैम, बोथ आर ऑब्जेक्ट। हाँ दोनों ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर। एनी मोर डाउट्स? अच्छा, गिव मी अ मिनट। यस, सो 11th रूल क्लियर अप हो गया है, अगर डाउट हो तो पूछ लेना, अदरवाइज आई एम मूविंग टू रूल नंबर 12। ठीक है, तो रूल नंबर 12 कहता है कि अ प्रोनाउन शुड बी यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस इन द सेंटेंसेस बिगिनिंग विद लेट, सॉरी। तो यहाँ पर लेट के लिए अलग से रूल लगाया गया है, इसलिए क्योंकि और एक रूल आएगा वहां पर सेम चीज रिपीट की गई है और अदर वर्ड्स के साथ। डिफरेंस ये है कि आप लेट का कोई भी सेंटेंस लगा लीजिए, उसमें कहीं भी आपका जो प्रोनाउन रहेगा वो कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं रहेगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। आप किसी भी तरह का सेंटेंस बनाइए लेट के साथ, अगर वहां पर प्रोनाउन है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी बुक से किसी भी साइट से आप प्रोनाउंस के रूल्स निकालेंगे तो ये रूल पक्का वहां पर रहेगा। लेट के साथ कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस नहीं लगता, यानी कि लेट आई नहीं रहेगा, लेट वी नहीं रहेगा, लेट यू आपका रहेगा, यू तो ऑब्वियसली सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम है तो वो तो रहेगा ही। लेट ही नहीं रहेगा, लेट शी नहीं रहेगा, लेट दे नहीं रहेगा। जो भी आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्टिव अलग है ऑब्जेक्टिव अलग है, तो सब्जेक्टिव वाला कभी भी नहीं लगाओगे। ठीक है, हमेशा वहां पर ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। इसका एक लॉजिकल रीजन है कि क्यों यूज होता है। लेट का मतलब क्या होता है? लेट आप सेंटेंस में तब यूज करते हैं जब आप किसी को कुछ करने दे रहे हैं या करने देने के लिए बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट हिम गो टू हिज ऑफिस, यानी कि उसे उसके ऑफिस जाने दो। ठीक है, लेट हिम फिनिश हिज वर्क, तो उसे अपना काम खत्म करने दो। ठीक है, तो ये जो करने देने वाला होता है ना, तो ये किसी और को कहा जा रहा है करने के लिए। मतलब कोई इंसान है, मान लो कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो अपने पापा का पैर पकड़ के रखा है, उसे ऑफिस नहीं जाने दे रहा है, तो आप क्या करोगे कि पापा का पैर छोड़ो, उसे जाने दो ऑफिस। तो यानी कि आप कह चाइल्ड को रहे हो, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में जो लगा है वो तो उसके पापा के लिए लगा है। तो इसीलिए इस तरह के लेट वाले जो भी सेंटेंसेस रहते हैं हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन रहेगा इसमें। ठीक है, एनी डाउट इन रूल नंबर 12? कोई भी डाउट है रूल नंबर 12 में? चलिए, नहीं है डाउट तो लेट्स मूव अहेड विद रूल नंबर 13। ठीक है, आज मेरे ख्याल से अगर इसको कवर अप पूरा कर लेंगे तो मैं फिर इसका फाइल आपको सेंड कर पाऊंगी, जितना भी हो पाए। दैट इज, कोई हरी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम आराम से भी पढ़ेंगे। अगर कवर अप हो जाता है तो अच्छा रहेगा, आपको नेक्स्ट फिर मैं कुछ एक्टिविटीज कराऊंगी। यस, नेक्स्ट आपका रूल नंबर 13 इज व्हाइल कन्फेसिंग अ फॉल्ट। ये आपका रूल जो है दैट इज फॉर पर्सनल प्रोनाउंस व्हेन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन आर इन द प्लेस इन द सेम सेंटेंस। किस जगह आपको क्या सीक्वेंस रखना है ये बताने के लिए ये दोनों नाउन, ये दोनों रूल लगे हुए हैं, जो कि हमने नाउन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, वाइल कन्फेसिंग फॉल्ट यानी कि अगर आप कोई गलती मान रहे हो, ठीक है, किसी भी तरह का कोई गलती मान रहे हो। एक्सप्रेसिंग अ नेगेटिव आइडिया, कोई गलत आइडिया। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव आइडिया। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जहां नॉट आ गया वो नेगेटिव सेंटेंस,
नेगेटिव आइडिया का मतलब जहां आपका नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी इज अगली, तो ये नेगेटिव थॉट है, ठीक है। शी इज नॉट ब्यूटिफुल, ये नेगेटिव थॉट भी है, ये नेगेटिव सेंटेंस भी है, ठीक है। शी यू शुड नॉट से सच थिंग्स, ये पॉजिटिव थॉट है, लेकिन इसमें नॉट लगा है तो ये सेंटेंस नेगेटिव है। डिफरेंस होता है, ये मेंटेन करके रखिएगा। नेगेटिव आइडिया का मतलब अगर जो सोच यहाँ पर सेंटेंस में बोली जा रही है वो गलत है, ठीक है, किसी भी नेगेटिव चीज को अगर रिप्रेजेंट कर रही है तो उसे हम नेगेटिव आइडिया कहेंगे। और इस तरह के अगर आइडिया आपके कन्वे होते हैं उस सेंटेंसेस में जहां पर तीनों प्रोनाउन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन आता है या दो कोई प्रोनाउन आ रहा है, तो उसका सीक्वेंस रहेगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ये इसको रूल नंबर 1 2 3 कहते हैं। यहाँ पर अगर आप गलती मान रहे, कन्फेसिंग अ फॉल्ट मतलब गलती मान रहे हो या फिर कोई नेगेटिव आइडिया का कन्वे कर रहे हो, तो उस चीज में आपका हमेशा अपने आप को आगे रखना है। जो सेंटेंस बोल रहा है यानी कि फर्स्ट पर्सन सेंटेंस बोलता है तो उसे खुद को सबसे आगे रखना है, ठीक है, उसे खुद को सबसे आगे रखना है। फिर उसके बाद आएगा जिससे वो बात कर रहा है, यू आपका सेकेंड पर्सन होता है यानी कि डायरेक्टली जिसे आप सेंटेंस बोल रहे हैं। ही आपका जो सेंटेंस में इंक्लूडेड है लेकिन उस कॉन्वर्सेशन में नहीं, जो बातचीत हो रही है उसमें इन्वॉल्व नहीं है लेकिन जो बात की जा रही है उसमें इन्वॉल्व है, तो वो थर्ड पर्सन हमेशा लास्ट में रहेगा। ये कर्टसी भी होती है, ठीक है, इसे एक आप अच्छा बिहेवियर में भी डालिए कि अगर आप गलती करते हैं तो खुद को पहले आगे रखेंगे और अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आप खुद को सबसे लास्ट में रखेंगे। तो इस रूल को यहाँ पर फॉलो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोनों साथ में समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, और फिर एक ही बार में अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। रूल नंबर 14 में अगर कोई पॉजिटिव आइडिया कन्वे हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर रूल नंबर 13 में फॉल्ट कन्वे हो रहा था, नेगेटिव आइडिया कन्वे हो रहा था, तो हमने पर्सनल प्रोनाउन का क्या सीक्वेंस रखा था, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कन्वे कर रहे हैं नेगेटिव थॉट्स, सॉरी पॉजिटिव थॉट, ठीक है, हमारे यहाँ पर पॉजिटिव आइडिया है, प्रेज है यानी शाबाशी दे रहे हैं, किसी को अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपका पर्सनल प्रोनाउन का जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा 2 3 1, इसे 2 3 1 रूल कहते हैं। सेकेंड पर्सन पहले यानी कि जिससे बात कर रहे हो उसको पहले रखो, जिसके बारे में बात हो रही है उसको बाद में रखो और खुद को सबसे लास्ट में रखो। तो आपका सीक्वेंस हो जाएगा यू ही एंड आई, यू शी एंड आई, यू दे एंड आई, ठीक है। यहाँ पर सीक्वेंस क्या है, आई यू ही, आई यू शी, आई यू दे, ठीक है। यू और इट जो है, यू आपका सेकेंड पर्सन है, इट मैं इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि दोनों केस में वो सेम रहता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का आपका सीक्वेंस रहेगा, इस तरह के एग्जाम्पल है, यू कैन टेक लुक एट दिस। I, you and he are in the wrong and we will be punished, ठीक है, and we will be punished। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या है कि आप गलती कन्फेस कर रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो गलत हैं, हमें पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव थॉट भी हो रहा है, पनिशमेंट आपका नेगेटिव थॉट है, कन्फेस कर रहे हैं आप, गलती भी कन्फेस कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर आपका सीक्वेंस रहेगा फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव आइडिया कन्वे हो रहा है, क्या आइडिया कन्वे हो रहा है, you, he and I will get an award for the work we have done, मतलब हमने जो काम किया है उसके लिए हमें पक्का अवार्ड मिलेगा। तो यहाँ पर प्रेज किया जा रहा है, तो प्रेज करने के सीक्वेंस आपका रहेगा सेकेंड थर्ड फर्स्ट पर्सन। आई होप दिस रूल इज क्लियर। अगर दोनों में से किसी भी रूल में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। रूल नंबर 13 या 14 में अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी। नहीं है कोई डाउट? चलिए नहीं है तो लेट्स मूव अहेड विद रूल नंबर 15। सी मैंने कहा था लेट के साथ और कुछ वर्ड्स आएंगे जिनके आगे आप नहीं लगाते हैं सब्जेक्टिव केस। तो कौन से वर्ड हैं जिनके आगे आप नहीं लगाते हैं सब्जेक्टिव केस? बट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, बिटवीन हो गया और लेट हो गया।
इन सभी में जब भी आप ये सेंटेंस यूज करते हैं, इस तरह का सेंटेंस जिसमें ये सारी चीजें हैं, वो ऑब्जेक्टिव केस नहीं रहती। लेकिन इन सभी वर्ड्स में लेट और बिटवीन में डिफरेंस, लेट अलग है इन सभी वर्ड से कैसे, बट जो रहता है इसमें अगर आप सेंटेंसेस जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक कंजंक्शन है, बट एक कंजंक्शन है, बिटवीन भी एक कंजंक्शन है, ठीक है। तो इन सभी चीजों में क्या होता है कि ये जैसे सेंटेंस आप एग्जांपल देखिए, एवरीवन लाफ्ड बट मी, इसका मतलब क्या हुआ कि सब कोई हंस रहा था लेकिन मैं नहीं हंस रहा था। अगर आपको ये पूरा का पूरा ट्रांसलेट करना है तो इस केस में क्या हो जाएगा, सेंटेंस डिफरेंट हो जाएगा। कैसे? एवरीवन लाफ्ड बट आई डिड नॉट लाफ। अगर ये पूरा सेंटेंस लिख रहे हो तो वहां पर सब्जेक्टिव केस होगा, क्योंकि वो दो सेंटेंसेस को आप साथ में जोड़ रहे हो बट के साथ। एवरीवन लाफ्ड बट, ये दो सेंटेंस होता है कि पहला हो गया क्या, एवरीवन लाफ्ड, दूसरा सेंटेंस हो गया आई डिड नॉट लाफ, इसको हमने बट के साथ ज्वाइन कर दिया, एवरीवन लाफ्ड बट आई डिड नॉट लाफ। लेकिन अगर आप पीछे वाला सेंटेंस नहीं लगाते हो, सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि हर एक हंस रहा था लेकिन कौन नहीं हंस रहा था, मी। हर एक हंस रहा था लेकिन कौन नहीं हंस रहा था, यू। हर एक हंस रहा था लेकिन कौन नहीं हंस रहा था, हिम। ठीक। तो इस केस में आपका जो स्ट्रक्चर रहता है, अगर सिर्फ यहाँ पर प्रोनाउन लिख के छोड़ दिया आपने, तो उस केस में क्या होगा, आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। ठीक है, अगर सिर्फ प्रोनाउन लिख के छोड़ दिया है सेंटेंस में तो ये ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस भी आप देख लीजिए यहाँ पर, नन अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट हिम। तो यहाँ पर भी एक्सेप्ट के आगे सिर्फ प्रोनाउन लगा है। अगर हम सेंटेंस से जोड़ें, नन अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट ही अटेंडेड और ही वॉज प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सेंटेंस कंप्लीट करते हो तो प्रोनाउन आपका सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग सेंटेंसेस को हम साथ में जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंसेस को साथ में जोड़ रहे हैं, इसीलिए ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप सिर्फ इसको सेंटेंस को अधूरे पे छोड़ दे रहे हो तो ये प्रोनाउन जो है ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लगेंगे। ठीक है, लेट का मैंने बताया था, लेट इज डिफरेंट फ्रॉम बट एंड मी एक्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि लेट के आगे आप किसी भी तरह का सेंटेंस लगा लो, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेता है। ठीक है, इसको आप कभी भी सब्जेक्टिव केस बना ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन बट के साथ, एक्सेप्ट के साथ, इन सब के साथ आप ऑब्जेक्टिव केस बना सकते हो, सब्जेक्टिव केस बना सकते हो, लेकिन लेट के साथ कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं रहेगा। Now, if you look at the between example, this is between you and me. ठीक है, ये भी एक ऐसा केस है जब दो चीजों के बीच में या दो पर्सन के बीच में कुछ बताया जाता है, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाते हैं आप सेंटेंस के। ठीक है, कि ये जो है ये तुम्हारे मेरे बीच में है, तो आप ये सेंटेंस जो है ना, ये डायरेक्टली आप जिससे कह रहे हो उससे इनडायरेक्टली ये बता रहे हो कि हमें और तुम्हें इस चीज को बाहर नहीं निकालना है। तो बिटवीन वाला भी जो केस है, 90% ऑफ द केसेस में आपका बिटवीन में भी यही रहता है कि हमेशा। ठीक है, मैम आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही थी, थोड़ा फिर से बता दीजिएगा। यस, आई वाज सेइंग कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस जो है बिटवीन में भी बहुत कम रहते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव केस यहाँ पे भी बिटवीन भी ऐसा ही केस है लेट की तरह, जहां पर हमेशा ही यू एंड मी यानी कि सब्जेक्टिव केस रहेगा, यू एंड सॉरी ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, यू एंड हिम रहेगा, मी एंड हिम रहेगा। ठीक है, मी एंड हर रहेगा, हिम एंड हर रहेगा, इस तरह के केस रहते हैं। ठीक है, लेकिन बट और एक्सेप्ट में याद रखिएगा, अगर आपने पूरा कर दिया सेंटेंस तो वहां पर मी नहीं रहेगा, हिम नहीं रहेगा, वहां पे सब्जेक्ट रह जाएगा, क्योंकि वो पूरा सेंटेंस बनाना है आपको। ठीक है, अगर आपने अधूरे पे छोड़ा है सिर्फ तभी आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लगाओगे। अंडरस्टूड? एनी डाउट इन रूल नंबर 15?
किसी में भी आपको कोई डाउट, बट में, एक्सेप्ट में, बिटवीन में, लेट में? नो मैम। चलिए, नहीं है डाउट तो लेट्स मूव अहेड विद रूल नंबर 16. Again, this is a repetition of the rule that we have already discussed in noun. ठीक है, यहाँ पर अगेन बताया गया है कि सम कहाँ पर यूज करना है और एनी कहाँ पर यूज करना है. ठीक है, दोनों चीजें, सबसे पहली बात तो सिमिलैरिटी क्या है दोनों में, कि दोनों ही चीजें यूज होती हैं एक्सप्रेसिंग ऑफ क्वांटिटी एंड डिग्री. यानी कि क्वांटिटी क्या है, कितना नंबर ऑफ क्या है आपके पास, कितना मेजरमेंट ऑफ क्या है, ये क्वांटिटी बताने के लिए आप सम या फिर एनी का यूज करते हैं, या फिर डिग्री यानी कि लेवल ऑफ समथिंग बताने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए किस चीज के लिए यूज होता है, क्या क्या. सम यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए. अफर्मेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं. इनडायरेक्टली जिस सेंटेंस में नॉट नहीं है, जिस सेंटेंस में आपका क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है. तो उन सभी सेंटेंसेस में हम सम यूज करते हैं. जिस सेंटेंस में नेगेटिव रहे या इंटेरोगेटिव रहे, यानी कि क्वेश्चन मार्क है और नॉट लगा हुआ है, या फिर सिर्फ नॉट लगा हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क है, दोनों ही केस में आप एनी यूज करेंगे. ठीक है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा गया है ये आपने पढ़ा हुआ है. इफ आई गिव यू मोर एग्जाम्पल, आपके और एग्जाम्पल हो जाते हैं, जैसे आई हैव सम मोर एग्जाम्पल्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस नाउ. ठीक है, ये आपका और एक एग्जाम्पल हो गया. ये अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर नॉट नहीं आया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आया. ठीक है, यहाँ पर यही सेम सेंटेंस को अगर मुझे एनी में लिखना होगा या नेगेटिव में अगर मैं लगा दूं तो क्या हो जाएगा. I can give you any number of examples if you don't understand, or if you don't understand I can give you any number of examples. इसका मतलब क्या, कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको और सारे एग्जाम्पल दे सकती हूँ. तो यहाँ पर आप जब डोंट लग गया यानी कि डू नॉट लगा, नॉट लगा यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि आपका एनी लग जाएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, अगर इसको इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में करूं तो डू यू हैव एनी डाउट. ठीक है, डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन विद एनी एग्जांपल्स, डू यू वांट मोर एग्जांपल्स. ठीक है, डू यू वांट एनी मोर एग्जांपल. ठीक है, तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस में जो है आपका एनी हमेशा आएगा. किस केस में सम आ सकता है, इसके अलावा अफर्मेटिव के अलावा भी एक केस है जहां पर सम आ सकता है, दैट इज योर एक्सेप्शनल केस. क्या एक्सेप्शनल केस है, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं रिक्वेस्ट के थ्रू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि प्लीज गिव मी सम टाइम सो दैट आई कैन थिंक, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि आप मुझे टाइम दें, और रिक्वेस्ट कर रही हूँ यानी कि पूछ रही हूँ कि प्लीज आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए तो मैं सोच के बताऊंगी. तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन से, तो इस केस में क्या हो जाता है, आपका सम यूज होता है. ठीक है, अगर मान लो आपका रिक्वेस्ट रहा कि आपको रिक्वेस्ट चाहिए कि डू यू हैव सम मोर एग्जांपल्स, अगर आप मुझसे पूछो कि मैम नहीं समझ में आया, कुछ और एग्जांपल दे दीजिए, तो यहाँ पर क्या आप कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझसे कि मैम थोड़ा सा और एग्जांपल दे दीजिए. तो डू यू हैव सम मोर एग्जांपल और कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल, ये दोनों ही केस में आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं और दोनों ही केस में आप सम यूज कर सकते हैं. ठीक है, ऑल राइट. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी. रूल नंबर 16 जो है, इसमें अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अच्छा, इज द स्क्रीन विजिबल, कैन यू लेट मी नो दैट. Yes, ma'am. यस मैम. चलिए, ठीक है, ठीक है. माय स्क्रीन वाज नॉट विजिबल सो आई थॉट कि आपका नहीं हो रहा है विजिबल. नाउ इट इज विजिबल मैम. ओके, चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट रूल जो है, इफ 17, इफ दैट इट कैन रिकवर.
Okay, let me just share it again. ठीक है. Okay, so rule number 16 I believe कि सबको clear हो गया है, तो let's move ahead with rule number 17. रूल नंबर 17 भी हमने नाउन के साथ पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या चीजें हैं हम फिर से देख लेते हैं एक बार, कि जब भी आप कलेक्टिव नाउन यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, कोई भी कलेक्टिव नाउन आप यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, तो कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. सिंगुलर तब होगा जब वो साथ मिलके कोई काम कर रहे हैं. मान लीजिए कोई टीम है, वो साथ मिलके खेल रही है जीतने के लिए, तो वो सिंगुलर रहेगी क्योंकि वो साथ मिलके काम कर रहे हैं. अगर कोई टीम है जो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो उस केस में वो सिंगुलर रहेगी. बट अगर कोई ग्रुप है जो कलेक्टिव नाउन है, वो अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वहां पर वो प्लूरल कहलाएंगी क्योंकि वो अलग अलग काम कर रही है. मान लीजिए कि मेरी 7 मेंबर की टीम है, मेरे अंडर या फिर मेरे साथ 7 लोग काम करते हैं, तो मुझे और एक पर्सन को, यानी कि 2 लोगों को और एक प्रोजेक्ट दिया गया है, और बाकी के जो 5 लोग हैं उनमें से भी 2 लोगों को कुछ और प्रोजेक्ट दिया गया है, 3 लोगों को कुछ और प्रोजेक्ट दिया गया है. यानी कि हम में से अलग अलग, हमें हमारे पूरी टीम को अलग अलग कर दिया गया है, और सब अलग अलग होके काम कर रहे हैं. टीम तो आखिर मेरी ही है वो पूरी, ठीक है. ऐसा नहीं है कि मेरी टीम जो है वो घट गई है, सिर्फ जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ वही टीम रह गया है, बाकी टीम नहीं है. टीम तो मेरी वही रहेगी पूरी की पूरी. तो यहाँ पर जब काम साथ में मिलके हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे. ठीक है, ये मैंने समझाया भी था. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब हम कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर रखते हैं, ठीक है, कलेक्टिव नाउन जो है हमारा जब सिंगुलर रहता है, तब हम जेंडर न्यूट्रल यूज करते हैं. यानी कि ऐसा प्रोनाउन यूज करते हैं जो जेंडर स्पेसिफाई नहीं करे. यानी कि हम हिम यूज नहीं कर सकते, हर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो फीमेल मेल को स्पेसिफाई कर रहा है. ठीक है, या तो हम यू यूज करेंगे जो कि फीमेल मेल सिंगुलर प्लूरल सबके लिए यूज होता है, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं रहेगा. ठीक है, जैसा भी है जिसके लिए भी है यू ही लग रहा है, सेकंड पर्सन है. तो अगर हम दे भी यूज अगर हम इट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका जो ज्यूरी है, ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट. अब यहाँ पर ज्यूरी जो है उसमें मान लीजिए कि 5 औरतें हैं, 4 मर्द हैं. ठीक है, इसका मतलब कि 5 फीमेल्स एंड 4 मेल पर्सन है. 9 लोगों की आपकी ज्यूरी है. तो यहाँ पर मेल भी है, फीमेल भी है, तो ना तो यहाँ पर सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर साथ में काम कर रहा है, तो ज्यूरी आपका यहाँ पर सिंगुलर हो गया. ठीक है, तो सिंगुलर होने के लिए ना तो आप यहाँ पर हिज लगा सकते हो, ना तो हर लगा सकते हो, क्योंकि हिज लगाओगे तो बाकी के 5 मेंबर का क्या, और अगर हर लगाओगे तो बाकी के 4 मेंबर का क्या. तो इस केस में आप हमेशा सिर्फ इसी केस में आप पर्सन के लिए इट्स लगा सकते हो. जो ह्यूमंस हैं कलेक्टिव नाउन वाले, जो सिंगुलर काम करते हैं, जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनके लिए आप इट्स लगा दोगे. द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. यानी कि यहाँ पर मान लीजिए 2 फीमेल 1 मेल पर्सन जो है, ठीक है, 2 फीमेल 1 मेल पर्सन कह रहे हैं कि जो पर्सन के ऊपर केस चल रहा है वो उसको सजा दे देनी चाहिए. ठीक है, 3 पर्सन हो गया. 2 पर्सन जो हैं, यानी कि एक मेल एक फीमेल कह रहा है कि उसको सजा नहीं देनी चाहिए, वो गुनहगार नहीं है. और बाकी के जो 3 पर्सन है, यानी कि 2 फीमेल 1 मेल जो पर्सन बचा, या एक मेल 1 फीमेल 2 पर्सन जो भी बचा, उनमें से 3 लोगों में से वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसका सपोर्ट करें. ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ एविडेंस जो है वो जिसके ऊपर केस चल रहा है उसके अगेंस्ट है, और कुछ एविडेंस ये दिखा रहे हैं कि वो ये जो भी क्राइम है वो नहीं कर सकता है. ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो ज्यूरी है वो डिवाइड हो गया. तो इस केस में हम देयर लगाएंगे. और अगर एग्जांपल चाहिए तो आई हैव मोर एग्जांपल ऑन दिस. इफ आई राइट माय टीम इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी टीम एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है. It will
definitely submit the project on time. यहाँ पर it जो है वो आपका टीम के लिए यूज हुआ. My team is working on a project. एक ही प्रोजेक्ट पे पूरी टीम काम कर रही है and it will definitely submit the project on time. मतलब मेरी टीम जो है उसके लिए it यूज हुआ है और वो जो है प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट कर देगा. ठीक है. नाउ सेम विद प्लूरल फॉर्म कैसे लिखेंगे? My team is working on different Project. Yes, different projects. They will submit the projects on time. ठीक है. मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ कि मेरी जो टीम है वो अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रही है. यानी कि कुछ लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग और प्रोजेक्ट है उन पे काम कर रहे हैं. तो वो लोग सारे प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट कर देंगे. ठीक है. सब मिलकर या सब अलग अलग जो भी काम कर रहे हैं वो सभी टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस. अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट रूल. अच्छा, लेट्स डू वन थिंग. यहाँ पर क्योंकि हमारा टाइम जो है उतना बचा नहीं है, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ एंड टेक इट एज अ होमवर्क कि आपको रूल नंबर 16 और 17 के हिसाब से 16 के लिए सम का अफर्मेटिव केसेस यानी कि सम में जो भी पॉजिटिव सेंटेंसेस रहेंगे उनका एग्जाम्पल लिखना है. ठीक है. और जो रिक्वेस्ट है उनका एग्जाम्पल लिखना है. जो भी एक सेंटेंस लिखना चाहते हो, एक से ज्यादा सेंटेंस लिखना चाहते हो, दैट इज अप टू यू. एग्जाम्पल आपको लिखना है सम का अफर्मेटिव और रिक्वेस्ट के लिए, जो इसमें नहीं लिखा हुआ या जो मैंने नहीं बताया. एनी के लिए आपको नेगेटिव वाला और इंटेरोगेटिव वाला दोनों केस यहाँ पर लिखना है. ठीक है. और 17 रूल नंबर के लिए इस तरह के जो एग्जाम्पल मैंने अभी दिया, माई टीम वाला या ज्यूरी वाला, इस तरह के आपका जो भी कलेक्टिव नाउन है उस केस में आप यहाँ पर लिख सकते हो. पुलिस को लेकर या आर्मी को लेकर कुछ भी जो भी कलेक्टिव नाउन है उसका और एग्जाम्पल फाइंड आउट करिए. ठीक है. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास. आई होप कि ये क्लियर अप हो गया हो सबको. अगर कोई डाउट है भी तो आप या तो अभी पूछ लो या फिर आप नेक्स्ट क्लास पूछ सकते हो. कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए, then let's meet in the next class. I have taken the attendance. Don't worry about that. ठीक है.